हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था 2020 का। उसमें पूछा गया था 2021 का, सॉरी, अभी जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है। और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इनके, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन बार बार। ओके, ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होता है, इसलिए पेपर इसका लगभग रिलीज़ नहीं होता है, मगर मेमोरी बेस्ड पेपर जो है उसके आधार पर ये है, और सारे के सारे क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, बिल्कुल फिक्स है। इंग्लिश का पेपर है, एक्स वाई बोथ ग्रुप में इंग्लिश सेम रहती है। एयरफोर्स का, एयरफोर्स जो है बहुत ही अच्छी जॉब है, अगर आप आराम से क्लियर कर सकते हैं तो इंटर के बाद ही आपके हाथ में सर्विस आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन को तैयार करके आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट गेन करेंगे, मेरा मानना है। और आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि किस तरह का पेपर एयरफोर्स में पूछा जाता है, किस तरह से तैयारी इसकी करनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 20 मिनट्स मिलते हैं इसको करने के लिए, मतलब टोटल मिला के आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट मिलते हैं। 25 आते हैं फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री, सॉरी, मैथ के, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। ओके, वाई ग्रुप का रीजनिंग वगैरह आ जाता है उसमें, ठीक है। और उसके अलग सेक्शन होता है। एक्स ग्रुप की मैं बात करूँ तो, और वाई ग्रुप की, तो दोनों में इंग्लिश जो है सेम रहती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी डाउट आपको ना रह जाए। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ये पूछा गया था एयरफोर्स के पेपर में कि एम्बिगस, यानी AMBIGUOUS। मैंने स्पेलिंग क्यों पढ़ा, क्योंकि 2 बार स्पेलिंग भी पूछी जा चुकी है। कितनी बार? 2 बार, 2 टाइम्स। तो एम्बिगस, एम्बिगस का एंटोनिम पूछा था। एम्बिगस का मतलब होता है कि कोई चीज़ स्पष्ट ना हो, जैसे कुछ पढ़ा ना जा सके। जैसे मान लो आपका भाई है, आपका भाई छोटा सा है, उसने अपनी कॉपी में कुछ लेटर्स लिखे और पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए, पूछने आपसे सवाल पूछने के लिए आया, और उसने इस तरह से अपने कॉपी में लिख रखा है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। तो उसे हम एम्बिगस कहते हैं, जिसे हम अस्पष्ट कहते हैं। जैसे कोई बात कोई समझा ना पाए, ठीक है, वो अस्पष्ट तरीके से बोल दे उसे, मतलब जो किसी को सामने से अच्छा प्रतीत ना हो, या जिसे कह सकते हैं समझ में ना आए, या स्पष्ट तरीके से ना समझ आए, उसे हम कहते हैं एम्बिगस। तो एम्बिगस का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट पूछा है। अपोजिट का मतलब अगर मैं क्लियर लगा दूं तो सही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता ही है, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता ही है। तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन बचता है आपका, एम्बिगस का क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसको करने के कई तरीके हैं। अगर तुक्का लगाने वाले, देखिए देखो, मैं सबको लेकर चलूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश, मैं तो कहता हूँ सब पढ़ के जाओ, 70 में 70 करके आओ, टॉप कर जाओ। लेकिन कहीं अगर एक आध क्वेश्चन इधर उधर रह जाए जो आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत ब्रॉड है, कहीं से भी पूछ सकता है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी में ये आ सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ सेम रहता है सब में। अगर आपसे पूछता है तो आप क्या गेस करते हैं एंटोनिम में, कि देखना कि क्या तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के। देखो, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित, और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, ये तो नहीं तो अपने आप में सिनोनिम हो गए। अब जब ये तीनों आपस में सिनोनिम हो गए तो जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन क्लियर ही तो बचा। अरे भैया, तीनों ऑप्शन तो सेम हो नहीं सकते, एक एक क्वेश्चन का 3 आंसर तो सही होगा नहीं, और तीनों आपस में ये और ये सिनोनिम्स है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है क्लियर टिक करने के लिए। तो ऐसे भी इस ऑप्शन को कर सकते थे आप। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। एम्बिगस मीन्स होता है नॉट क्लियर और डिसाइडेड, यानी कि स्पष्ट रूप से ना होना या निश्चित ना होना। फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट वर्ड स्टिल एम्बिगस, यानी कि रिजल्ट जो है हमारा वो एम्बिगस है, यानी अभी भी कंफर्म नहीं है कि कब आ जाएगा। लेट अस लुक एट द मीनिंग ऑफ द गिवन ऑप्शंस, यानी कि और ऑप्शंस के ऊपर हम देखते हैं। जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए थे, स्ट्रेंज मतलब मैंने बताया अजनबी होता है, असामान्य या आश्चर्यजनक, समझना मुश्किल हो। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। क्लियर मतलब होता है इजी टू परसीव या अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट मतलब समझने या व्याख्या करने में आसान, इसी का एंटोनिम एम्बिगस होता है। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित या अज्ञात होता ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में देखने को मिलते हैं, और 8-8, 9-9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनडीए में। तो मैं प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद से आपके 8 क्वेश्चन एनडीए के, 8 के 8 चैलेंज है। एयरफोर्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप धड़ाक से उड़ा ले जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। अब बहुत लोग ऐसे आपको चिल्ला चिल्ला के, रटवा रटवा के आपका दिमाग खा लेंगे, आपका दिमाग में बोझा भर देंगे। भैया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम की कोई दुनिया में चीज़ नहीं होती है, मेरी बात मानो। जिस दिन तुम अर्थ समझ गए, जिस दिन अर्थ निकालना जान गए, उसी दिन जान लो कि आपको प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, इंग्लिश जानने का सबसे बेसिक चीज़, पहले वर्ब जानो फिर टेंस जानो। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रम वाइज पढ़ाऊंगा, बस चैनल से बने रहो, सबको सीखने को मिलेगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जितना रट पाओ उतना रट लो, 5000 रट लोगे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कंसेप्ट इज कंसेप्ट, ठीक है। मैं क्या बताता हूँ,
यहाँ पे लिखा है डील्स। अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा डील मतलब क्या होता है। कोई व्यापार वापार करने जाते हो तो डील होता है ना। तो डील किसी के साथ होता है, किसी से होता है, किसी पर होता है या किसी का होता है। तो भैया किसी का तो डील होता नहीं है, का मतलब आप किसी पर, ऐट माने पर होता है, तो डील किसी पर तो होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। किसी में डील होता है, क्या तुम पानी में डील करते हो पानी के अंदर घुस के, कि पानी की डील करते हो कि कितने जार पानी किसके यहाँ जाने हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। अब देखो कंसेप्ट ही है यार, अब बहुत लोग रटा देंगे डील के साथ विद आता है। अरे क्या है, कुछ नहीं, कंसेप्ट है, विद है, काम खत्म। डील किसी के साथ होती है ना, आपकी डील मेरे साथ हो सकती है, आपकी डील आपके पिताजी के साथ हो सकती है कि किस बात पे किसी से डिस्कशन हो सकता है, आपकी डील किसी मैनेजर से हो सकती है। तो डील मतलब विद इसके साथ, ठीक है, कस समझ में आ गया। चलो अगला चलते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, अब विद विल बी यूज्ड, इट इज सो बिकॉज विद इज ए फ्रेजल वर्ब मीनिंग टू अबाउट समथिंग, टू हैव समथिंग एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हर स्पीच डेल्ट, एक मिनट, डेल्ट जो है वो डील का सेकंड फॉर्म है, विद हेल्थ, हेल्थ केयर एंड द नेशंस इकोनॉमी। तो इसको आप देख सकते हैं, बाकी कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। चलो आओ फिफ्थ प्रोपोजिशन का अगला क्वेश्चन देखो, डबल क्वेश्चन एक ही पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है कि आप समझ पाओ, ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, यानी कि मैं अत्यधिक आपका आभारी हूँ या प्रसन्न हूँ। ऑल द टीचर्स फॉर देयर हेल्प। अब देखो ग्रेटफुल है यानी कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं बात किया हूँ, कृतज्ञ है मतलब ग्रेटफुल है मतलब आभारी हैं। तो आभारी किसी से होंगे या आभारी किसी से होंगे, या मतलब आभारी कब होंगे। जैसे देखो ये फ्रॉम का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। तो भाई जब हम आपसे अलग हो रहे हैं तो आपके आभारी क्यों होंगे, तो ये तो आपसे गलत हो गया। आभारी किसी के लिए, तो के लिए की बात यहाँ पे इस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेट, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल। अगर मैं फॉर ऑल की बात करूँ तो फॉर इस्तेमाल होता है जनरली जो होता है के लिए के अर्थ में, ठीक है। तो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल, तो मैं किसी के लिए ग्रेटफुल हूँ, किसी के लिए ग्रेटफुल तो मैं हूँ नहीं, मैं किसी से ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं कृतज्ञ हूँ किसी से यार, मैं आभारी हूँ किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एट है, मैं किसी पर ग्रेटफुल हूँ, ये भी गलत है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन बचा टू। अब इसको आपको ऐसे हटाएंगे टीचर्स लोग कि ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू आता है, याद कर लो। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्या फिक्स्ड प्रीपोजिशन था इसमें, मुझे ज़रा बताइए। जब फ्रॉम हो नहीं सकता, फॉर हो नहीं सकता, एट हो नहीं सकता, तो इसमें चार ही विकल्प तो दिए हैं, पांचों अलग से तो मैंने इंक्लूड किया नहीं है, बचा कौन सा, टू। टू मार के चले आओ, क्या दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैं बता रहा हूँ उसको तो समझ ही रहे हैं, आपको खाली टाइम मिलेगा तो इस एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। चलो ये हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। चलो ले लिया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अब ये देखो पूछा है कि कौन सी इसमें स्पेलिंग करेक्शन पे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, एयरफोर्स के किसी भी पेपर के इंग्लिश में बिल्कुल रखा रखा आएगा। पिछली बार की स्पेलिंग पेपर में पूछी गई थी रिसीव की, बहुत लोग RECIVE लगा के आए थे, ऑप्शन होगा RECEIVE, ठीक है, ये रिसीव की स्पेलिंग सही होती है। तो इस तरह से स्पेलिंग का एक नंबर आपको बिल्कुल फिक्स मिलना। यहाँ पे लिखा है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट। अच्छा देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में, आप सुनते भी आ रहे होंगे लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट एक्चुअली में नहीं होता, वो लेफ्टिनेंट होता है, उसको हम पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट करके हैं, तो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, तो एफ अपने आप प्रोनाउंसिएट हो जाता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, यही है वो लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जो आप करते हैं बात, ठीक है, लेफ्टिनेंट बनेंगे, लेफ्टिनेंट बनेंगे, यही है। अब जब बनेंगे तो उसकी स्पेलिंग ज़रा बताओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेफ्टिनेंट बनना चाहते हो उसकी स्पेलिंग बता दो, तो हो गया बंटाधार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ध्यान से इसको देख लो, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। अच्छा लेफ्टिनेंट को ना याद कर पाओ तो इसको स्पेलिंग याद करने के तौर पर ऐसे याद कर सकते हो, ल्यूटिनेंट। अरे भाई स्पेलिंग याद करना है, बिकाज को बिकाउज पढ़ो चाहे बिकाज पढ़ो, स्पेलिंग याद हो जाए भाई। ल्यूटिनेंट याद कर लो या लेफ्टिनेंट याद कर लो, ध्यान रखना आई के बाद ही आता है लेफ्टिनेंट में, तो इसको ऐसे याद रखना क्योंकि कन्फ्यूजन यही होती है। देखो हर जगह फंसाया यही है, कहीं आई दे दिया है, कहीं IU दे दिया है, तो याद रखना एल के बाद आई मतलब लेफ्टिनेंट, एल के बाद आई मतलब लेफ्टिनेंट, एल के बाद आई मतलब लेफ्टिनेंट। चलो ठीक है। और ये होता क्या है, मैंने बताया था, जो सर्वोच्च अधिकारी या सुपीरियर अधिकारी होता है उसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, NDA वगैरह के थ्रू इनका एग्जाम होता है तो सिलेक्ट होते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको लूसेंट के जितने क्वेश्चन है, 300-400 क्वेश्चन, नीतू मैम की किताब के जितने क्वेश्चन है, गोपाल वर्मा सर की, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कदर हम लोग पढ़ेंगे कि उससे बाहर किसी भी इंडिया के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच सबको पता होगा कि किसी बात को जब कोई सीधे तौर पर कह देता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसी बात को जब कोई घुमा फिरा के कह देता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो सर घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बेवकूफ़ कह दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन जब मैं आपको घुमा फिरा के कहूँगा कि यार आप
बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि आप गंदे हैं, मगर आपको डायरेक्ट कह नहीं रहा हूँ। तो इनडायरेक्ट बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, किसी को हम सारी बातें कह भी देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, इसलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारी लाइफ में इसका उपयोग है, बहुत सारे उपयोग हैं इसके वजह से, पढ़ेंगे तब देखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमेशा सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कब, जब यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, ठीक है। अब देखो सेड टू को टोल्ड में बदलो तो सबसे पहले देखो टेंस का पहचान होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में आपका जब चेंज होता है वो पास्ट, प्रेजेंट के जितने होते हैं वो पास्ट में चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट के जितने भी टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं आपके एक एक छोड़कर, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनको 4 से सीरियल वाइज देख लीजिए। अब पास्ट इंडेफिनिट आपका किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बदलेगा, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद वाला कौन सा है, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, उसमें नहीं बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो याद रखिए यहाँ पे आई एम लिखा है, आई एम लिखा है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का हर एक चीज़ पास्ट में बदलता है। तो जहाँ भी आपको वाज दिखे सबसे पहले तो वाज ही वाला लगा दो। तो सबसे पहले देखो यहाँ वाज है, यहाँ वाज है, यहाँ वाज है, तीनों जगह वाज है, तो देखो कोई और इधर होगा। यहाँ आई है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इसके सब्जेक्टिव भाग से चेंज होता है। जैसे आई है तो ही से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क, यानी उसने मुझसे कहा कि वह अपना कार्य कर रहा है। तो उसने मुझसे कहा था कि वह अपना कार्य कर रहा था। देखो समझो इस बात को, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, कि वह अपना कार्य कर रहा है। अब कर रहा है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं कर रहा है, उसने मुझसे कहा था कि वो अपना कार्य कर रहा है, अब है नहीं था, मतलब कार्य कर रहा था, तो आई एम का आवाज हो जाएगा, यानी कार्य कर रहा था। और आई मैं थोड़ी वर्क कर रहा हूँ, वो वर्क कर रहा था, तो आई किस में बदलेगा, ही में। तो याद रखो जहाँ ही वॉज लिखा होगा वही ऑप्शन सही होगा। ही वॉज डूइंग 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 माई वर्क, मेरा काम थोड़ी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, तो डूइंग हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क। ऑप्शन से अनुमान लगा लोगे यार बस। चलो अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सिनोनिम पूछा है, जाहिर सी बात है। एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है, तो अपलॉड हो जाएगा इसका, प्रेज हो जाएगा इसका, एडमायर, प्रेज, अपलॉड, ये सारे सिनोनिम होते हैं। इन सबका मतलब जो होता है प्रशंसा करना होता है, किसी की सराहना करना होता है, ठीक है। चलो और इन चारों की मीनिंग अभी देख लेते हैं। डिस्पाइज मतलब घृणा करना होता है, एवर मतलब घृणा करना होता है, लोथ मतलब भी घृणा करना होता है। तो आपस में सिनोनिम्स थे ये, ए और ये वाले, ठीक है। एवर याद रखना, डिस्पाइज याद रखना, घृणा करना इसका मतलब होता है, ओके। चलो चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस बेस्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है एयरफोर्स में, ठीक है, आता ही आता है। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, सब लोग जानते हैं कि फेक हंसी, फेक रोना, जैसे किसी बात पर रोना ना हो आपको, ज़बरदस्ती के आंसू गिराएं तो उसे क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, मतलब वास्तव में दुख ना हो फिर भी आंसुओं के द्वारा दुख दिखाना। एक्सप्रेशन ऑफ सारो दैट आर इनसिंसियर, यानी कि जिनका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, जो जो वाकई में सेंसिबल नहीं है, जो केवल दिखावटी के लिए किया जा रहे हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है ए पर्सन हु हैज़ हैड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर फील्ड। अब देखो जैसे मैं आपको कह दूं कि आपको चाय बनाने का बहुत मम्मी को एक्सपीरियंस है, मम्मी को खाना बनाने का कितना एक्सपीरियंस होता है, बहुत दिनों का होता है, तो वो मम्मी हमारी क्या है, वेटेरन है। याद रखिए अपनी मम्मी से कहिएगा, ठीक है, माता जी से कहिएगा मैम आप वेटेरन है, मम्मी आप वेटेरन है, ठीक है। मैं भी अपनी मम्मी से कहूँगा, आप भी कहना कि मम्मी आप वेटेरन है। पापा अगर देखो पापा के किसी के जो है बहुत एक्सपीरियंस है किसी फील्ड में, जब कोई एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा, जैसे आप हैं क्रिकेट खेलने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको वेटेरन कहेंगे हम। यानी कि पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रखता है तो उसे हम वेटेरन कहते हैं, वेटेरन। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक। थीस्ट मतलब नास्तिक, और आस्तिक सॉरी, एथीस्ट मतलब नास्तिक जो भगवान को ना मानता हो, ठीक है। बोहेमियन और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो पूरे संसार को अपना देश मानता हो, जैसे उसे अपने देश पे ही प्यार ना हो, पूरे संसार के सभी देशों से प्यार हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एथीस्ट मतलब वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वेटेरियन मतलब क्या होता है, पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन पार्टिकुलर एक्टिविटी, बताया ही। बोहेमियन का मतलब एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि एक बढ़िया, अनकन्वेंशनल का मतलब होता है जैसे कन्वेंशनल तरीके से जो लोग रहते हैं उसके बजाय कोई अनकन्वेंशनल तरीके से अगर जीवन जीता है तो उसे बोहेमियन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी पूरे विश्व को अपने देश के रूप में देखता है, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका। एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, एसएससी तक में सब में ये फायदा हो आपको देगा।
सम एग्जाम्पल और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की देख लेते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, यानी कि ऐसी देखो गवर्नमेंट के दो भाग होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं अगर पढ़ेंगे तो, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव। तो गवर्नमेंट के दो भाग होते हैं, तो लेजिस्लेचर जो होता है वो होता है द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, यानी कि जो रूल्स बनाते हैं और बिगाड़ते हैं उन्हें हम लेजिस्लेचर कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब किसी जब कोई खुद अपनी कहानी को लिखे, जैसे मैं मान लो 10 साल में पिछला अपना जो है एक किताब में वर्णित कर दूं अपने बारे में लिख के, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये है क्या कहते हैं? रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब क्या होता है? द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि विशेष प्रकार से लिखना या पढ़ना, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिटोरिक। इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं एग्जाम का जो एग्जामिन करता है, यानी एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो एक कक्षा में उस समय जो आपका टीचर उपस्थित होता है उसे हम इन्विजिलेटर कहते हैं, जो ध्यान देता है कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, आप चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे नॉट हैव एन एरर, इसमें एरर डिटेक्शन करना है आपको। 4 पार्ट दिए जाएंगे, उसमें देखना है कहाँ पे गलतियाँ हैं। देखो लिखा है सी वाज सॉक्ड, देखो सी वाज सॉक्ड, सी अपनी जगह पे ठीक है, वॉज सी के हिसाब से ठीक है, वर नहीं लगा है, चलो ठीक है। सॉक्ड मतलब ये सेंटेंस जो पार्ट ये है पूरी तरह करेक्ट है, ऐसे ही चेक करना है आपको पेपर में भी। बी पार्ट देखते हैं आपका। बी पार्ट में क्या है? व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ सुनी, इसमें भी कोई गलती नहीं भाई, उसने न्यूज़ सुनी। अब व्हेन सी हियरिंग द न्यूज़ कर देता, ठीक है, तो गलत हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे हियर हर्ड है ना, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन सी हर्ड द न्यूज़, जब उसने न्यूज़ सुनी, तो बी भी ठीक ठाक है। चलो सी देखते हैं। दैट ही हैज़ डाइड, अब देखो गलती हो गई, पकड़ा गया चोर। कहाँ पकड़ा गया? हैज़ पे पकड़ा गया, ठीक है। हैज़ पे क्यों पकड़ा गया? सेंटेंस जब हमारा पास्ट का चल रहा है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों यूज किए? सेंटेंस आपका पास्ट है तो आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और हैज़ की जगह यहाँ पे हैड लगाएंगे, तो हैज़ कहाँ पे बदलेगा? हैड में, ठीक। तो हैज़ की जगह क्या लगाएंगे? हैड। इस तरह से आपको गेस करना है, ऐसे ही पेपर में आपको करना रहता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कौन सा नाउन है? मूव जो है, मूव एक वर्ब है आपका, मूव मतलब हिलना डुलना होता है, ठीक है। इसका नाउन कौन सा है? तो नाउन इसका मूवमेंट हो जाएगा, और मूविंग आपका इंग फॉर्म है वर्ब का। मूव्ड जो है आपका सेकंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं, और मूव्स जो है फर्स्ट फॉर्म है, किसी की फोर्थ फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो है वो वर्ब्स के फॉर्म्स दिए थे, केवल मूवमेंट था जो नाउन आप गेस कर सकते थे, ठीक। तो मूवमेंट शब्द है मूव का नाउन, जिसका अर्थ होता है स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में परिवर्तन मतलब मूवमेंट, और ये आपका नाउन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखिए, एक क्वेश्चन एयरफोर्स में स्टार बना के लिख लीजिए। सिंगुलर प्लूरल से आएगा, जो प्लूरल मैं पढ़ा दूंगा वही आएगा। कमांडर इन चीफ का आपसे प्लूरल पूछा है, ध्यान रखिए कमांडर इन चीफ का प्लूरल जब पूछे, या किसी भी ऐसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल पूछे, तो जो मेन वर्ड होता है, अब चीफ जो है वो तो उसका मतलब मुख्य होता ही, कमांडर यहाँ पे मेन वर्ड है, तो जब प्लूरल इसका बनाएंगे तो कमांडर में यस जोड़ देंगे। तो कमांडर्स इन चीफ कहाँ लिखा है? यहाँ। ये कमांडर इन चीफ्स गलत, कमांडर्स इन चीफ्स गलत, नन ऑफ दीज गलत। यहाँ पे पहला ऑप्शन। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा और देख सकते हैं। ब्रदर इन लॉ का आपसे पूछे तो ला मतलब तो होता ही है, चलो ब्रदर मेन वर्ड है तो ब्रदर में एस जोड़ देंगे, ब्रदर्स इन लॉ, ये आप याद रखिए, कमांडर्स इन चीफ, ठीक। चलो और थोड़ा देखते हैं। सिंगुलर प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट है। पासर बाई का जब आपसे कोई पूछे तो बाई तो बाई है, पासर में आप ऐसे जोड़ दीजिए, पासर्स बाई, एक सारे कंपाउंड नाउन के ऐसे प्लूरल बनाए जाते हैं। मैन ऑफ आर है तो मेन ऑफ आर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले मेन वर्ड को जो है आप प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो मैंस होता नहीं, मैन का मैन होता है, तो मैन ऑफ आर। राइट ऑफ पैसेज का मतलब राइट्स ऑफ पैसेज, राइट यहाँ पे मेन वर्ड था, इसमें एस जोड़ दिए। हैंगर ऑन में ऑन में एस जोड़ेगा नहीं। अब एक ऑप्शन आपका ऐसे भी होगा, हैंगर्स ऑन्स, तो वो गलत हो जाएगा। हैंगर्स ऑन आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेन वर्ड हैंगर है, इसमें आप एस या एस जोड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराजम्बल्ड का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आएगा। एक मिनट, पैसिव वॉइस का है, ठीक है। पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, ये भी रख लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस, ये 2 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं, और कैसे बहुत आसानी मिल जाते हैं केवल ऑप्शन से। पीपल विल मेक हिम किंग। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, केवल इतना ढूंढना है जहाँ पे विल या सेल आता है उनके बाद बी जरूर होता है पैसिव वॉइस में। तो देखो बिल के साथ बी कहाँ लगा है, बिल मेड गलत, वाज मेड गलत, वर मेड गलत, ऑप्शन ए करेक्ट। कुछ किया मैंने नहीं किया, जब मैंने क्या कहा बिल या सेल कहीं भी आए पैसिव वॉइस में उसके साथ बी ढूंढिएगा, बिल या सेल B+B3, ठीक। चलो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं। सिलेक्ट द सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर भैया फिर पूछा, क्या पूछा है? आई गो टू स्कूल इन टू बस। अब भैया इन टू बस क्या होता है? बाई बस होता है ना, बाई बस होता है, तो इन टू बस तो होता नहीं है। अब मैं स्कूल गया किसके द्वारा? बस के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी। चलो
अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर मतलब होता है ऑब्स्टिकल, मतलब कोई चीज़ को मनाही कर देना या मना कर देना, ठीक है, या रुकावट का पैदा कर देना, तो उसे हम हिंडर कहते हैं। हिंडर का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा सिनोनिम। हेल्प मतलब तो सहायता करना होता है, फैसिलिटेट मतलब सहायता देना या फैसिलिटी उपलब्ध कराना, और असिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ की मदद करना, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है आपको। द चाइल्ड फॉर द लास्ट 1 आवर, जब कभी फॉर प्लस टाइम दिखे या सिंस प्लस टाइम दिखे तब आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ है? जहाँ पे हैज़, हैव, हैड, बीन प्लस वर्ब की इंग फॉर्म होगी वही। हैज़ बीन क्राइड गलत, क्राइंग गलत, हैज़ बीन क्राइंग सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा। चलो पैसेज आता है, पैसेज भी आता है आपके पेपर में, तो पैसेज को फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। चलो केयरफुली रीड करिएगा और उसके बाद हम लोग चलो पढ़ते हैं पैसेज को और उसके बाद आंसर देते हैं। द इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, आल्सो नोन एज भारतीय वायुसेना, इज द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। इट्स की रोल इट टू द कीप इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट टू अटैक्स एंड मैनेज एरियल वेलफेयर ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अंडरलाइन किया है तो इसको नोट रखो। इस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 8, 1932। अब मैं इसको क्यों मार्क किया? जहाँ भी डेट वोट हो उसको मार्क कर लिया करो, पूछ सकता है क्वेश्चन में, डेट से रिलेटेड जरूर पूछता है पैसेज में। इट पॉसेड द स्ट्रेंथ ऑफ 25 सोल्जर्स, यहाँ भी गोला मार लो। सोल्जर्स ऑफ विच 19 वर कॉम्बैट पायलट्स। एवर सिंस देन द एयर फोर्स हैज़ गॉन ओके through extreme modernization and expansion both in the strength of man and technology with around 1,70,000 personnel and 1,500 aircraft. Okay, it is the fourth largest, यहाँ पे टिक कर लो, it is the fourth largest air force in the world after the US, China and Russia. इट इज़ ऑल्सो द सेवेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अब देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखो मैंने कहा था टिक करते रहना। अब वहाँ पे आप पढ़े होंगे तो 1932 सेक्शन वहाँ पे लिखा था, जिसको टिक किया था उसी की रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है, देख लो। द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1932। क्वेश्चन खत्म। चलो अगला पैसेज फ्री का नंबर देता है, इतना जान लो। व्हाट इज द की रोल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? की रोल ऑफ द इंडियन फोर्स इज टू कीप द इंडियन एरोस्पेस रेसिस्टेंट टू अटैक्स, ठीक है। वहाँ पे पैसेज में लिखा था, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया था वही वही देख लो, ठीक। ऐसे आपकी भी हैबिट पड़ जाएगी तो फटाफट पढ़ जाओ। इंडियन एयरफोर्स हाउ मैनी पर्सनल, 1,70,000 वहाँ पे लिखा था, पढ़ के देख लो। चलो देखो फटाफट से मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, आप भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कुड रिप्लेस बाय द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो यहाँ पे एग्रीमेंट मतलब तो सहमति होता ही है, ये होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेना, ठीक है, ठेका लेना। अलायंस मतलब कतार होता है। डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। झगड़ा करना या बहस करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, ठीक है। एग्रीमेंट मतलब एकॉर्ड, समझौता होता है इसका मतलब। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट या समझौता होता है, ठेका होता है। अलायंस मतलब होता है एसोसिएशन या संगति। डिस्प्यूट मतलब डिबेट या बहस करना होता है, तो डिस्प्यूट इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQRS पैरा जंबल से क्वेश्चन आपके पेपर में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। स्टार पूछा है, इनमें से अरेंज करना है अब आपको। सबसे पहले अरेंजिंग के लिए क्या देखना पड़ता है कि आप कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट निकालो। ये तो 2 से स्टार्ट है, सब्जेक्ट होगा नहीं। ये तो कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज है, कॉटेज हाँ हो सकता है। चलो क्यू वाला देखते हैं। एंड हेक्सी अब देखो यस वाले में बाई से स्टार्ट है, तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, वो आपका नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। तो बाई के बाद आर्टिकल लगा है, तो ये तो होगा नहीं सब्जेक्ट, पहले वाले भी सब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन बन सकता है, या तो क्यू को बना ले या तो आर को। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज से स्टार्ट करना अच्छा है, या एन एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी पहले एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ, तो पहले ऑप्शन आर आएगा आपका। उसके बाद कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, किसके द्वारा? बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, यानी ऐसा आएगा। उसके बाद आएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के बाद सॉरी टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द विलेज, यानी फिर पी आएगा, फिर उसके बाद क्यू आएगा। तो RSPQ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दिए जो 20 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आए थे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने लगभग डिस्कस किया इसमें 40 कंसेप्ट, और आपके पेपर में डेफिनेटली इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एनडीए एयरफोर्स नेवी में आ जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए, और वीडियो बताइए कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए। मैं आपसे प्रीवियस ईयर आपको कराता रहूँगा अच्छे तरीके से। देखो प्रीवियस ईयर सबने कराया मगर समझ में नहीं आते होंगे, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ किस तरह से कितनी दिक्कतें पड़ती हैं। कोई अच्छे तरीके से बताता नहीं, कोई इधर उधर उड़ा के बता देता है, तो समझ में नहीं आता। आप मुझसे बताइएगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, आप उनसे फ़ायदा लेते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। एयरफोर्स की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। जो तैयारी करता रहेगा 70 में 65 पार के तुरंत सर्विस ले लेगा और ठाठ से घूमेगा, जो नहीं करेगा वो फंस जाएगा। चलो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,